हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो साथियों, यह क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। यदि आप अभी हाल ही फिलहाल में सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आप सुपर टेट की एग्ज़ाम देने जाएंगे, या नेक्स्ट ईयर में आप सीटेट या यूपी टेट या और कोई एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, तो ये समझ लीजिए यह क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है कि इसमें से 30 में से आपको 25 मार्क्स मिल जाए इसी पीडीएफ से। ठीक है, तो इस क्लास को आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस कोर्स को मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें सब कुछ मैंने पिकअप किया है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइंस के पार्ट को, एज वेल एज हिस्ट्री के पार्ट को, और एनवायरनमेंट के सारे पार्ट को भी मैंने कवर किया है। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से क्लास नहीं है, बल्कि इसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। बस इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। एक और बातें हैं, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी शेयर वगैरह करना भूल जाते हैं। ठीक है, भूल जाइए, लेकिन कर दिया करें। दूसरी चीज़ें, आप सभी लोगों को मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए कि आप लोगों को कमेंट जो रहता है, आप लोगों के जो कमेंट रहता है बहुत ही अच्छा कमेंट रहता है, जो हमें बड़ा अप्रिशिएट करता है, जो हमें बड़ा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के कमेंट देखने के बाद हमें भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल और मेहनत करनी चाहिए आप सभी लोगों के साथ। ठीक है, तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की अब चर्चा नहीं करते हैं, सीधा आते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर। देखिए, पहली बात यहाँ पर कही जा रही है, कहा जा रहा है स्थल मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल क्या है? तो सिंपल सा साधारण सी परिभाषा में अगर आप इसे बताएं, तो पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। जैसे कि बात करते हैं, वन आ जाता है। जैसे स्थल मंडल का मतलब, जैसे हम सभी लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये सब क्या है? स्थल मंडल का ही भाग है या स्थल मंडल ही है। और जिसके अंतर्गत आप देखें, वन आ जाएगा, यानी फॉरेस्ट, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, यानी जिस पर हम सभी आप लोग रहते हैं, पशुओं के लिए जो पशुओं के चरने के लिए जो घास स्थल है, ये सभी क्या यहाँ स्थल मंडल के ही भाग हैं। या इन सभी चीज़ों को यदि हम शामिल कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थल मंडल किसे कहा जाता है, और आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को, फिर उसके बाद ऊपरी या निचली ठोस परत को, या मध्य के ठोस परत को, ऐसे कुछ करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यदि आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। तो जैसे अभी आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई कि स्थल मंडल उसे कहा जाता है जो पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं भैया, जलमंडल क्या होता है। देखिए, जलमंडल की बात करते हैं तो जल के विभिन्न क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। और जल के विभिन्न क्षेत्र क्या है या स्रोत क्या है? जैसे कि नदी की बात करते हैं तो नदी में आप देखते हैं कितना पानी है, बहुत पानी है। और झीलों में आप देखते हैं विशाल पानी का पूरा भंडार ही है। और महासागर की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, कितना पानी है। ठीक है, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती किसी से। तो इन सभी क्षेत्रों या इन सभी स्रोतों को यदि हम आपस में शामिल कर देते हैं, यानी नदी के पानी को या नदी को शामिल, और झील के पानी को और महासागर के पानी को, तो इन सभी को यदि हम शामिल कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उससे क्या बन जाता है? जलमंडल बन जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। तो साधारण सी परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, जल के विभिन्न क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? जल के विभिन्न क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। और जिसके अंतर्गत नदी, झील, महासागर आदि शामिल होते हैं। ठीक है, और जीवन के लिए आप जानते हैं कि बिना जल के हमारा जीवन संभव है ही नहीं। तो जहाँ पर जल नहीं है वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। आप जानते हो, जहाँ पर भी जीवन संभव है वहाँ पर जल का होना जरूरी है, साथ साथ वायु का होना जरूरी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम जलमंडल के बारे में हमने समझ लिया और समझ रहे थे हम। तो जलमंडल के बारे में अगर आपको बताना हो तो आप इतना बता दीजिएगा, जल के विभिन्न क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। और जिसके अंतर्गत जैसे नदी का पानी, झील का पानी और महासागर के पानी को मिला दिया जाता है, तो उससे उससे क्या हो जाता है? बहुत बड़े जल का भंडार बन जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। चलिए आइए अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। तो भैया आप जानते हो कि वायु के बिना
वायु के बिना एक तरीके से क्या है, हमारा जीवन संभव है ही नहीं। अगर हमें वायु नहीं मिलेगी यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एक तरीके से हमारा जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे कि इस चीज़ को अगर आप महसूस करना चाहें तो आप महसूस कर सकते हैं। कोरोना के टाइम पर आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। आप सभी लोगों ने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा और देखा भी होगा। चलिए आइए समझ लेते हैं थोड़ा एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या कहा जा रहा है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वायुमंडल क्या कहा जाता है, तो सॉरी वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। और यह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही टिका रहता है। इसमें अगर देखा जाए तो वायुमंडल में ही उपस्थित ओजोन परत है, और ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में ही देखा जाए तो ओजोन परत भी पाई जाती है, और ओजोन परत जो क्या करती है, पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना ही नहीं, वायुमंडल ये भी कार्य करता है या ये भी कार्य करती है कि सूर्य की जो झुलसाने वाली गर्मी होती है उससे भी हमारी रक्षा करता है, उससे भी हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल क्या करता है, सूर्य की जो झुलसाने वाली गर्मी है, आप देखते हैं कि गर्मियों में आप देखते हैं कितनी तेज़ धूप रहती है, और जिसके वजह से अगर हम जाते हैं कहीं पर तो हम झुलस से जाते हैं, लेकिन अगर हवा चलती रहती है तो वो क्या करता है, हमें झुलसने नहीं देता है, हमारी एनर्जी को बनाए रखता है और हमें प्रोटेक्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी बात करते हैं कि इसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैसे कि बात करते हैं नाइट्रोजन की, बात कर लेते हैं। और नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वायुमंडल की। सबसे ज़्यादा जो गैस है या सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है, 78%। ये तो कई बार हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें पाई जाती हैं या सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा कि इसके क्रम को याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। एटलीस्ट आप चार तक के 4 गैसों का नेम तो याद ही रखें, यानी शुरुआती से 4 गैसों का नेम तो याद रखें। बाकी तो और भी हैं, जैसे नियान की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हीलियम की बात करते हैं, क्रिप्टन की बात करते हैं, जेनान की बात करते हैं, और ओजोन की बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरीके से वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए समझते हैं कि जैवमंडल किसे कहा जाता है। बड़ा अच्छा टॉपिक है। जैवमंडल के बारे में बात करते हैं तो जैवमंडल का निर्माण ऐसे हो सकता है कि पादप मतलब होता है पौधों। ठीक है, पौधों की बात की जा रही है तो पादप और जंतुओं को मिलाकर क्या होता है, जैवमंडल का निर्माण होता है। तो जैवमंडल का निर्माण कैसे होता है, पादप और जीव जंतुओं को मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एक तरीके से जैवमंडल कहा जाता है। अब जैवमंडल को और भी अच्छे समझना है तो जैसे कि आप स्थल, जल और वायु को भी अगर हम मिला देते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, जैवमंडल का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आप इस चित्र को यदि आप देखना चाहें तो इस चित्र को आप देख सकते हैं। देखिए ये रहा जैवमंडल और ये रहा आपका जलमंडल, ये रहा वायुमंडल, ये रहा स्थलमंडल। आप देख सक रहे हैं कि जलमंडल वो जैवमंडल जो है ये तीनों के साथ संपर्क कर रहा है, वायुमंडल के साथ भी, जलमंडल के साथ भी और स्थलमंडल के साथ भी। तो इन तीनों को जो जुड़ाव है एक तरीके से, जो तीनों को मिला दिया जाता है, तीनों के क्षेत्रों को मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, जैवमंडल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग क्या करिए, कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक वगैरह कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए कि शशि जीएस एकेडमी पर चलिए, जहां बहुत बेहतर तरीके से सारा कुछ करवाया जा रहा है। यदि आपके पास कोई ग्रुप हो, जैसा कि आपने जब कभी बीएड या बीटीसी किया होगा, ठीक है, तो उस समय का अगर ग्रुप आपके पास है, एक्टिव है, तो उस ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए और सभी छात्रों को, सभी दोस्तों को ज़रूर बता दीजिए एक बार कि शशि जीएस एकेडमी पर वे चलें, और जैसे आपका कल्याण हो रहा है तो उनका भी कल्याण बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आइए समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एजी टांसले महोदय ने किया था। तो एजी टांसले महोदय ने किया था और कब किया था, 1935 में किया था। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि
पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले महोदय ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र उसे कहा जाता है जो समुदाय के जीवों की रचना, कार्य और वातावरण के पारस्परिक संबंध स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में देखा जाए तो इसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक जीवोम में और दूसरे आवास में। तो जीवोम का मतलब होता है कि वह क्षेत्रीय इकाई होती है और जिसके तहत पाए जाने वाले जीव जंतुओं या वनस्पतियों का सामूहिक क्रियाशील सम्मिलित होता है, उसे क्या कहा जाता है? जीवोम। यानी कि जीव जंतुओं के रहने के विशेष स्थान को क्या कहा जाता है? जीवोम कहा जाता है। ठीक है, या उसका अध्ययन भी किया जाता है एक तरह, उसे क्या कहा जाता है? जीवोम। कुल मिलाकर इतना याद रखिए कि जीव जंतुओं के विशेष स्थान को रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? जीवोम कहा जाता है। जैसे कि आप देखिए जीवोम कई प्रकार के वही हो सकता है, जैसे वनीय जीवोम कहा जा सकता है, जो वन में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। घासीय जीवोम होता है, जैसे कि घास में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। और जलीय जीवोम होता है, जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, क्योंकि वे सभी एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? जीवोम कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे बायोम कहा जाता है। आइए समझते हैं आवास के बारे में। आवास के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि आवास से मतलब ये हो जाता है जहाँ पर जीव रहते हैं, जहाँ पर जीव रहता है या रहते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में सह संबंध स्थापित करने वाले बहुत सारी चीज़ें, एक जीव दूसरे जीव को प्रभावित करते हैं, एक जीव दूसरे जीव को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आइए समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में सह संबंध के बारे में। जैसे कि बात करते हैं कि परजीविता, बड़ा अच्छा टॉपिक है, सारे टॉपिक बड़े अच्छे हैं। ठीक है, इनको आप समझते चलिए। कई कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हर बार पूछे ही जाते हैं एक बार। चलिए आइए समझ लेते हैं कि परजीविता किसे कहा जाता है। देखिए परजीविता का मतलब क्या होता है, इसमें एक जीव क्या करता है? अपना पोषण प्राप्त करने के लिए क्या करता है? दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है। तो इसकी परिभाषा को याद रखिएगा कि परजीविता उसे कहा जाता है जिसमें एक जीव क्या करता है? अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। उसे क्या कहा जाता है? परजीविता कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जीवाणु की बात कर सकते हैं, या कवक या उच्च पादप कुस्कुटा की बात कर लेते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, उच्च पादप कुस्कुटा को याद रखिएगा। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्या है, इसका संबंध किसके साथ है? तो परजीविता के साथ संबंध है इसका, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं सहयोजिता किसे कहा जाता है। देखिए सहयोजिता के बारे में बात करते हैं तो सहयोजिता में क्या होता है कि इस संबंध में देखा जाए तो एक जीव को लाभ होता है, किंतु दूसरे जीव को ना तो हानि होती है ना ही कोई लाभ होता है। तो ध्यान रखिएगा, सहयोजिता उसे कहा जाता है जिसमें एक जीव को तो लाभ होगा, दूसरे जीव को ना तो हानि होगी ना ही लाभ होगा। और जैसे कि आर्किड की बात करते हैं तो आर्किड इसका एग्जाम्पल है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सहयोजिता का एग्जाम्पल क्या है? सहयोजिता का एग्जाम्पल क्या है? आर्किड है, जिसमें एक जीव को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे जीव को ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और परजीविता में क्या है? एक जीव अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव को, यानी कि इसमें क्या होता है, ऐसे याद कर सकते हैं कि प्लस और माइनस, एक जीव को क्या होगा? प्लस यानी कि लाभ होगा, दूसरे जीव को हानि होगा। सहयोजिता में क्या होता है? एक जीव को क्या होगा कि लाभ होगा, दूसरे जीव को ना तो हानि होगी ना ही लाभ होगा। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, सहोपकारिता की बात करते हैं। तो जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं और किसी को कोई हानि नहीं होती है। देखिए जिसमें क्या होता है कि जब दोनों जीवों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है तो इसे क्या कहा जाता है? सहोपकारिता कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिसके अंतर्गत लाइकेन को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, साइकस की कोरेलॉइड मूल को याद कर सकते हैं और कवक मूल को याद कर सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा सहोपकारिता के बारे में। देखिए परजीविता में हमने देखा कि एक जीव को लाभ होगा, दूसरे जीव को हानि होगी। ठीक है, दूसरे जीव को हानि होगी, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आप जीवाणु, कवक या उच्च पादप कुस्कुटा को याद रखिएगा। दूसरा है सहयोजिता की बात करते हैं तो एक जीव को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे जीव को ना तो हानि होगी ना ही लाभ होगा, और जिसका एग्जाम्पल क्या है? आर्किड है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो सहोपकारिता क्या है
कि इसमें क्या होता है, दोनों जीवों को समान रूप से लाभ प्राप्त होता है, मतलब किसी को कोई हानि नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है, सहोपकारिता कहा जाता है। जैसे कि लाइकेन, इसके एग्जाम्पल को याद रखिएगा, लाइकेन इसके एग्जाम्पल है, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं मृतोपजीविता की बात करते हैं, मृतोपजीविता की बात करते हैं, मृतोपजीविता की बात करते हैं। तो देखिए इसके बारे में आइए समझते हैं कि इसमें देखा जाए तो इसमें मृत कार्बनिक अवशेषों पर कुछ जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मृत कार्बनिक अवशेष जो होते हैं उस पर क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे जीवाणु और कवक की बात करते हैं, कुछ उच्च पादप की बात करते हैं, या जैसे मोनोट्रोपा को याद कर लीजिएगा, नियोटुआ का याद कर लीजिएगा। तो एक दो एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इस बात को नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कम से कम आप 2-3 चीज़ों को तो याद करके जाएं ही, जैसे कि परजीविता को याद करके जाएं, सहयोजिता को याद करके जाएं और सहोपकारिता को याद करके जाएं। एटलीस्ट इसमें से 3 तो यहाँ तक याद होना ही चाहिए। अब आइए समझ लेते हैं कि परभक्षण क्या होता है। देखिए परभक्षण की बात करते हैं तो इस संबंध में अगर देखा जाए तो एक जीव क्या करता है, एक जीव के पूर्ण शरीर का भक्षण दूसरे जीव के द्वारा किया जाता है। मतलब कि एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव को पूरी तरीके से खा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, परभक्षण कहा जाता है। जैसे कीटहारी पादप को आपने देखा होगा, कीटहारी कवक को आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार आप इंटरनेट पर जाइए ताकि इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल सके। देखिए इंटरनेट पर मैं सर्च करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि जब आप स्वयं सर्च करेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे वो चीज़ें, और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है, और नहीं होंगे यानी कि। चलिए परभक्षण में क्या होता है कि इसमें संबंध में देखा जाए तो एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव का पूरी तरीके से खा जाता है या भक्षण कर जाता है, उसे क्या कहा जाता है, परभक्षण कहा जा सकता है। जैसे कीटहारी पादप की बात करते हैं, कीटहारी कवक की बात करते हैं, तो इसी एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर आपका मन करता है तो एटलीस्ट आप क्या कर लीजिए, एक बार जैसे क्लास ख़त्म होने के बाद आप क्या करिएगा, बाद में एक बार देख लीजिएगा। देखने का मतलब ये है कि आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा और आप अपने तरीके में याद कर लीजिएगा कि मुझे कैसे सूटेबल है याद करने के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट इसको लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाए जब आप एग्ज़ाम में जाएँ। चलिए आइए समझ लेते हैं प्रतिस्पर्धा के बारे में, कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो दो जीवों के बीच में पोषक तत्वों, स्थान, धूप, जल आदि के लिए क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। देखिए कंपटीशन में क्या होता है, दो जीवों के बीच पोषक तत्वों, स्थान, धूप, जल आदि के लिए क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। और इस प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रजाति अयोग्य होती है वे विलुप्त हो जाती हैं। देखिए इस प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रजाति अयोग्य होती है वे विलुप्त हो जाती है। और यह प्रतिस्पर्धा एक प्रजाति के जीवों के मध्य होने के साथ साथ विभिन्न प्रजातियों के मध्य भी होती है। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो यह प्रतिस्पर्धा की एक प्रजाति के जीवों के मध्य दूसरे प्रजाति के साथ जैसे कि अब इसको समझिएगा, जैसे कि एक एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है, एक ही सीट रहती है और इस सीट के लिए कम से कम क्या होता है, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति तो रहते ही हैं कंपटीशन में। तो बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल ठीक इसी तरह से देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा इसमें भी होता है। एक जीव का दूसरे जीव के साथ प्रतिस्पर्धा, जैसे शेर और चीता शिकार करने के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि कौन सबसे पहले इस शिकार को पाएगा, यानी कि उस जीव को खाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपस में कंपटीशन होता है। जैसे कि बात करते हैं वनों में देखा जाए तो वृक्ष क्या करते हैं, झाड़ियों तथा घासों के बीच धूप में प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे कि आप देखते हैं वृक्ष काफ़ी बड़ा हो जाता है और जो ढक लेता है चारों तरफ से, और जो नीचे की झाड़ियाँ होती हैं और घास होती हैं उनको धूप नहीं मिल पाती है, तो ये भी एक प्रतिस्पर्धा हुआ। जैसे पानी, पोषक तत्वों के लिए भी प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। जैसे कि झाड़ियों के बीच में, घासों के बीच में क्या होता है, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। तो वही है प्रतिस्पर्धा, तो ध्यान रखिएगा। कंपटीशन भी कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए समझ लेते हैं कि आसम संबंध की बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में यदि बात करें तो इस संबंध में देखा जाए तो एक जीव दूसरे जीव का विरोध करता है। इसमें क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव का विरोध करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, असम संबंध को याद रखिएगा। चलिए अब आइए समझते हैं हॉट स्पॉट के बारे में, बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको देखिए समझते चलिए, सब आपको याद हो रहे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए मुझे याद नहीं हो रहे हैं,
बस आप क्या करिए, अपने मन को एकाग्र रखिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको सारा कुछ बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि जब आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है, सारे आंसर बिल्कुल सारे क्वेश्चन के आंसर बड़ा सटीक जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में वो क्लास बड़ी अच्छी थी जिसको मैंने देखा था 1 से 2 दिन पहले। चलिए एग्ज़ाम के पहले आइए अब समझते हैं हॉट स्पॉट के बारे में। देखिए इसके बारे में यदि बात करते हैं तो पृथ्वी के सभी समानों स्थानों पर देखा जाए तो जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी एक समान वितरण नहीं है। बिल्कुल पृथ्वी के सभी स्थानों पर देखा जाए तो जहाँ पर बायोडायवर्सिटी एक जैसा नहीं है, बिल्कुल हर जगह अलग अलग है। ठीक है, कहीं पर बायोडायवर्सिटी अलग है, कहीं पर बहुत अच्छा है, कहीं पर बहुत कम अच्छा है, कहीं पर ज़्यादा अच्छा है, कहीं पर है ही नहीं। तो हर जगह क्या है, अलग अलग है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो विश्व के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी है या बायोडायवर्सिटी का व्यापक भंडार है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, मेगा जोन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का व्यापक भंडार है, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, मेगा जोन कहा जाता है। मेगा जोन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ प्रजातियों की अनगिनत संख्या पाई जाती है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो प्रजातियों की संख्या है बहुत अनगिनत पाई जाती है, मतलब जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती है ऐसे क्षेत्रों में। और इसी को क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो इस तरह इसको याद रखिएगा, हॉट स्पॉट उसे कहा जाता है जहाँ पर एक तरीके से प्रजातियों की संख्या है वो अनगिनत पाई जाती है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट कहा जाता है। या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का व्यापक भंडार है उसे क्या कहा जाता है, मेगा जोन कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मेगा जोन और दोनों शब्दावली, मेगा जोन और हॉट स्पॉट को दोनों शब्दावली को याद रखिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। और जहाँ पर देखा जाए तो विश्व में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों का 7 से 8% पाया जाता है। तो देखा जाए तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है विश्व के कुल भौगोलिक, देखिए भारत का भौगोलिक क्षेत्र और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। और जहां विश्व में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों का 7 से 8% पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हॉट स्पॉट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हॉट स्पॉट के बारे में यदि हम बात करें तो इस हॉट स्पॉट की अवधारणा का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया गया था 1988 में किया गया था। तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले कब किया गया था, तो 1988 में यानी कि 1988 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, नॉर्मन मायर्स के द्वारा। तो इनका नेम याद रख लीजिएगा कि हॉट स्पॉट के प्रतिपादन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले पर्यावरणविद कौन थे, तो नॉर्मन मायर्स थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय सीटेट ने अपने एग्ज़ाम के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया है। जैसे कि एग्ज़ाम पहले एक दिन हुआ करता था, पूरे भारत में सीटेट का एग्ज़ाम केवल एक दिन हुआ करता था, लेकिन अब देख रहे हैं आपकी हर जगह अलग अलग चरणों में हो रहा है और कई पेपर के सेट भी बनेंगे। जैसे आपने देखा कि एसएससी जीडी यूपीएसआई का पेपर अभी हाल फिलहाल में हुआ, ठीक है, तो डिजिटल के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन पेपर हुआ, जिसके वजह से सभी के प्रश्नों में कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिला। तो बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न हो सकता है आपको देखने को मिल जाए आपके सीटेट में। तो बिल्कुल आप अलर्ट रहिए, डरिए मत। देखिए डरना नहीं है, बस आपको अलर्ट रहना है यानी सतर्क रहना है। ठीक है, अपने टॉपिक के प्रति आप बिल्कुल सजग रहिए और तैयार रहिए, अपने आप को तैयार रखिए। बस आपने जितना पढ़ा हुआ है बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है और इसी से आपका काम हो जाएगा। आप ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवीजन करते चलिए ज़रूर। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं कि विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 25 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। तो ये भी हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अभी लगभग में देखा जाए तो हाल फिलहाल में विश्व में बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए कितने हॉट स्पॉट पाए गए हैं, तो पाए जाते हैं या पाए गए हैं तो 25 हॉट स्पॉट, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें अगर देखा जाए तो इनमें देखा जाए तो भारत के 2 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में माना गया है। एक तो पूर्वी हिमालय को माना गया है, और दूसरा पश्चिमी घाट को माना गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा मेन पॉइंट है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत में 2 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में माना गया है, एक तो पूर्वी हिमालय को और दूसरा पश्चिमी घाट को। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। देखिए ये
बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए समझते हैं थोड़ा सा स्मार्ट फैक्ट्स के बारे में। देखिए, आइए समझते हैं कुछ स्मार्ट फैक्ट्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में। देखिए, देखा जाए तो सबसे पुराना अनाज जो है जौ को माना गया है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे पुराना अनाज किसे माना गया है, जौ को माना गया है, जौ को माना गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए, इस तरह के जो पॉइंट होते हैं उन पर आपका जो दृश्य, आपका जो नज़रिया हो बिल्कुल हमेशा अलग होना चाहिए। यानी कि आपका जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपका जो फोकस है इन पॉइंटों पर बिल्कुल बना रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डोडो पक्षी की बात करते हैं। तो डोडो पक्षी जो है, डोडो पक्षी लाल पांडा नामक विलुप्ति जीव प्रजातियां जो हैं मॉरिशस और चीन में पाई जाती हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डोडो पक्षी और लाल पांडा कौन सी किस्में आते हैं, तो विलुप्ति जीव प्रजातियों में या विलुप्ति जीव जातियों में आते हैं। जो कि डोडो पक्षी जो है एक तरीके से कहाँ पाया जाता है, तो डोडो पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, मॉरिशस में पाए जाते हैं। और लाल पांडा कहाँ पाए जाते हैं, तो चीन में। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों ही बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और भारत के दो हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हैं, जो कि हमने पहले ही बता दिया है कि भारत के दो क्षेत्रों को हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है, एक तो पश्चिमी घाट को, दूसरे पूर्वी हिमालय को। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना 1986 में की गई थी, 1986 में। इसको तो आप लोग याद करके जाइएगा ही कि भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र जो है नीलगिरी है, और नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी, 1986 में। 1986 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा गया। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए जल्दी से अपने पेन कॉपी अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो जल्दी से ले लीजिए और वहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को क्या कहा गया है, कि बायोडायवर्सिटी का द्वार कहा गया है, यानी कि जैव विविधता का द्वार कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूर्वी हिमालय में टैक्सोल पौधा पाया जाता है। तो पूर्वी हिमालय में देखा जाए तो कौन सा पौधा पाया जाता है, तो टैक्सोल पौधा पाया जाता है, जो कि IUCN की रेड डाटा सूची में शामिल किया गया। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, IUCN क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो जल्दी से इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए अब आइए समझ लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट के बारे में देखा जाए तो इसका जो लगभग क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है, और इसके अंतर्गत वेस्टर्न घाट और श्रीलंका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी हिस्सा आता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो भी आता है, यानी पश्चिमी घाट आता है, और श्रीलंका के बायोडायवर्सिटी को भी इसी हॉटस्पॉट में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह जो क्षेत्र है वर्षा के वनों के समान है, वर्षा के वनों के क्षेत्रों के समान है, और जहाँ पर जिससे यहाँ ज़्यादा जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, और इस क्षेत्र में वनस्पतियों की लगभग देखा जाए तो जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं 5916। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लगभग प्रजातियाँ पाई जाती हैं वनस्पतियों की, तो वनस्पतियों की प्रजातियाँ लगभग 5916 पाई जाती हैं। और यहीं पर सबसे ज़्यादा ऑर्किड, यानी कि ऑर्किड की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, यानी कि बहुत सी प्रजातियाँ यहाँ ऑर्किड की हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ की बहुत सी स्थानिक और अन्य प्रजातियाँ संकटग्रस्त घोषित की गई हैं। लगभग देखा जाए तो 235 स्थानिक फूलों और पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया गया है। तो इसको केवल समझते चलिए, याद करने का ज़्यादा प्रयास मत करिए। इस क्षेत्र में दुर्लभ जंतुओं में शामिल, जैसे दुर्लभ क्षेत्र में दुर्लभ जंतुओं को शामिल किया गया है, शेर, पुच्छ बंदर, नीलगिरी और लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी और मालाबार मूरा, हॉर्नबिल और नीलगिरी तार। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझ लेते हैं कि हॉट स्पॉट के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बारे में। अब आइए समझ लेते हैं कि हॉट स्पॉट के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बारे में। जैसे कि बात करते हैं क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड की बात करते हैं, तो जिसे बोला जाता है CEPF एक क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड। देखिए इसके फुल फॉर्म को ही आपको याद रखना है, अगर आप इसके फुल फॉर्म याद रखते हैं तब भी।
तो क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप में देखा जाए तो इसे CEPF कहा गया है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जो कि विश्व के जैव विविधता समुद्र क्षेत्र और रक्षा के लिए गैर सरकारी संगठनों की तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसके बारे में इतना आपको नहीं ध्यान रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है इसके फुल फॉर्म के बारे में। क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड के बारे में याद रखिएगा, CEPF के बारे में, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करते हैं तो इसने क्या किया है, ग्लोबल 200 इकोरिजन्स नाम से एक तंत्र विकसित किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल 200 इकोरिजन्स के नाम से एक तंत्र किसने विकसित किया है, तो WWF के बारे में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में याद रखिएगा। और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य है इकोरिजन्स को चिन्हित कर उसको संरक्षण प्रदान करना। इकोरिजन्स को चिन्हित कर क्या करना, संरक्षण प्रदान करना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर 200A आ जाता है WWF को इतना याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अलायंस फॉर जीरो एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस इसके बारे में सुन लीजिए कि वैज्ञानिक संगठनों और संरक्षण समूहों की एक पहल है जो विश्व के सर्वाधिक से संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण में क्या करता है, तो यह उनकी सहायता करता है जो संकटापन्न प्रजातियों में आ गए हैं, ठीक है। तो उनकी यह क्या करता है, सहायता करता है या सहयोग करता है। बस इतना अगर ध्यान रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई नहीं। हाँ, ये वाला पॉइंट आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, माधव गाडगिल पैनल के बारे में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है माधव गाडगिल पैनल के बारे में। तो पश्चिमी घाट के संरक्षण व संवर्धन के लिए, प्रमोशन के लिए सरकार को उपाय सुझाने के लिए 2010 में, मार्च 2010 में क्या हुआ था, माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक पैनल की गठन की गई थी या गठन किया गया था। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी घाट के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार को एक उपाय सुझाया गया और जिसमें 2010 में, मार्च 2010 में माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। और इस पैनल ने क्या किया, जुलाई 2012 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। तो इस पैनल ने क्या किया, सरकार को अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की, 2012 में प्रस्तुत की। और रिपोर्ट में रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग दोनों महाराष्ट्र क्षेत्रों में पर्यावरणीय चिंताओं को उजागर किया। तो रिपोर्ट ने बताया कि जो रत्नागिरी वाला क्षेत्र है, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग, और यानी कि जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है एक तरीके से, वहाँ पर पर्यावरणीय संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो इनकी चिंताओं को बहुत ज़्यादा इसने क्या किया, उजागर किया इस पैनल ने सरकार की भूमिका की आलोचना भी की। पैनल ने ये भी किया कि जो सरकार इतना दिन से काम कर रही है, सही से अपने काम को क्रियान्वयन नहीं कर रही है, तो उसकी आलोचना भी पैनल ने की। और पैनल ने पश्चिमी घाट के क्षेत्र में अनेक पादप और जंतु प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे की भी बात कही। देखिए, पैनल ने कहा कि अगर पश्चिमी घाट के क्षेत्र में देखा जाए तो आज बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ चुकी हैं, जैसे पादप की बात करते हैं और जंतुओं की बात करते हैं, तो ये विलुप्ति के कगार पर होते जा रहे हैं। इस पर सरकार को बड़ा संवेदनशील होना चाहिए, इसको लेकर सरकार को बड़ा ज़्यादा सजगता बरतनी चाहिए या एक तरह सतर्कता बरतनी चाहिए, यहाँ पर संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। तो ये माधव गाडगिल पैनल के सुझाव है। पैनल ने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील घोषित करने की भी सिफारिश की। तो ये पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील घोषित करने का सुझाव किसका था, तो कौन सा, माधव गाडगिल पैनल की, माधव गाडगिल पैनल का सिफारिश थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पैनल की सिफारिश को मानने के बाद चूंकि इस क्षेत्र में विकासीय गतिविधियों अत्यंत सीमित हो जाएंगी, तो इस पैनल की सुझाव मानने के बाद सरकार ने क्या किया, एक तरीके से सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर विकास से संबंधित जो गतिविधियाँ हो रही थी उसको काफ़ी सीमित कर दी गई। लेकिन राज्य सरकारों ने ज़बरदस्त इसका विरोध भी किया इस रिपोर्ट का कि ऐसा नहीं होना चाहिए, विकास के कार्यों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन भैया आप जानते हैं कि अगर विकास को लेकर हम लगातार बढ़ते रहे और पर्यावरण को यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर किस तरह की ट्रेजिडी आ सकती है, किस तरह की समस्याएं आ जा सकती हैं, ठीक है, जिसकी कल्पना हम स्वयं नहीं कर सकते। तो विकास एक बार कम होगा चलेगा, लेकिन विकास की वजह से, विकास ज़्यादा होने की वजह से या पेड़ पौधों को ज़्यादा काटने की वजह से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। विकास कम होगा चलेगा, हमारी ज़िंदगी बची रहनी चाहिए, विकास धीरे धीरे होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बात करते हैं तो संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बात करते हैं तो किसी प्रजातियों को संकटग्रस्त तब कहा जाता है जब इनकी संख्या में लगातार निरंतर कमी होती जाती है और संरक्षण का अभाव होते जाता है और इनके विलुप्ति का खतरा भी बढ़ता जाता है। तो ऐसी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है। और भारत में देखा जाए तो जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जैसे कि सरीसृप में देखा जाए तो घड़ियाल आएगा और कछुए आएंगे और अजगर आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो घड़ियाल, कछुआ और अजगर आएंगे सरीसृप में, ये सब किस में आते हैं? संकटग्रस्त में। पक्षी में देखा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं, साइबेरियन क्रेन की बात करते हैं, तो ये भी संकटग्रस्त प्रजातियों में आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मांसाहारी स्तनधारी भेड़िया की बात करते हैं, लोमड़ी की बात करते हैं, भालू, रेड पांडा, बाघ, तेंदुआ, शेर, सुनहरी बिल्ली की बात करते हैं, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे आपके संकटग्रस्त प्रजातियों में, लेकिन मांसाहारी स्तनधारी में है। वन मानुस की बात करते हैं तो गिब्बन को आप लोग याद रखिएगा, मकाऊ को याद रखिएगा, नीलगिरी, लंगूर, सुनहरा बंदर, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? तो संकटग्रस्त प्रजातियों में आएंगे। पौधे फूलों की अनेक प्रजातियां जैसे रोडोड्रेंडोन और रवाल्फिया और सरपेंटाइना, चंदन आदि, ये सब किस में आएंगे? ये सारे पौधे आएंगे संकटग्रस्त प्रजातियों में। अब आइए समझते हैं बाघ संरक्षण के बारे में। देखिए, बाघ संरक्षण के बारे में बात करें तो भारत सरकार ने क्या किया? निम्न उद्देश्यों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की। और कब इसकी शुरुआत की? 1973 में, 1973 में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने निम्न उद्देश्यों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की। और कब की? 1973 में। बाघों की समुचित सुरक्षा एवं प्रबंधन द्वारा देश में बाघों की जीवन योग्य संख्या को सुनिश्चित करना, ठीक है, इसलिए इसका उद्देश्य है। और वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक, जैविक मूल्य और महत्व के लिए बाघों की प्रजातियों को विशिष्ट चयनित टाइगर अगारों में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है, या इसका उद्देश्य भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा एवं दृश्यावलोकन के लिए भी धरोहर के रूप में बाघों की आवासीय और उनमें रहने वाले बाघों का परिरक्षण करना आदि, ये सब काम है इसका, या इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सन 1972 में क्या किया गया? भारत में पहली बार बाघों की गणना की गई। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि 1972 में क्या हुआ कि भारत में पहली बार बाघों की गणना की गई। और जिसके अनुसार भारत में जो बाघों की संख्या थी 1827 थी। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो 1933 की बात कही जाती है। तो 1933 या 34 अभी है, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी। तो हमारे देश में बाघों की संख्या काफ़ी ठीक ठाक है, 1933 है, ठीक है, इतने तो चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सन 1969 में क्या किया गया? 1969 में क्या किया गया कि IUCN का दिल्ली सम्मेलन में क्या हुआ था? इसमें जैव विविधता संरक्षण की भी बात कही गई थी। तो 1969 में IUCN का दिल्ली में सम्मेलन हुआ और इसमें बायोडायवर्सिटी के भी संरक्षण की बात कही गई थी। और 1972 में क्या हुआ? बाघों की शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि 1972 में ही क्या कर दिया गया कि बाघों की शिकार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। और बोला गया कि भैया कोई भी व्यक्ति बाघ का एक तरीके से शिकार नहीं करेगा। अगर शिकार करता हुआ पाया जाता है तो वह गैर कानूनी माना जाएगा और उसे एक तरीके से कोई ना कोई सज़ा जरूर होगी। और इसी वर्ष वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को भी लागू कर दिया गया, इसी समय 1972 में। अब आइए बात करते हैं कि प्रोजेक्ट हिम लेपर्ड की बात करते हैं। प्रोजेक्ट हिम लेपर्ड की बात करते हैं, यानी तेंदुआ की बात करते हैं। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट गैंडा के समान ही प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की भी योजना प्रारंभ की गई है। तो इतना थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो इसके बारे में ठीक है, नहीं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की भी योजना को याद रखिएगा। जैसे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, प्रोजेक्ट हाथी चलाया गया और प्रोजेक्ट गैंडा के नाम पर चलाया गया। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की भी योजना प्रारंभ की गई। और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के निम्न प्रांतों या क्षेत्रों को इस योजना में सम्मिलित भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट हाथी के बारे में, आइए समझ लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट हाथी के बारे में मेन चीज़ें हमें ध्यान रखना है, फिर भी एक बार पहले देख लेते हैं पूरी चीज़ें, फिर क्या क्या मेन है उसको हम समझ लेंगे। देखिए,
प्रोजेक्ट टाइगर की ही तर्ज पर क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा वन्य हाथियों की रक्षा के लिए क्या किया गया, 7 दिसंबर 1992 में यानी कि 1992 में क्या किया गया, प्रोजेक्ट हाथी योजना को प्रारंभ किया गया। और कहाँ से प्रारंभ किया गया, झारखंड के सिंहभूमि जिले से। तो झारखंड के सिंहभूमि जिले से क्या किया गया, प्रोजेक्ट हाथी टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी का एक तरीके से प्रोजेक्ट हाथी एक तरीके की योजना चलाई गई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली बात याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट हाथी की बात करते हैं तो कब चलाया गया, तो 7 दिसंबर 1992 1992 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कहाँ से, झारखंड के सिंहभूमि जिले से इसका प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना की बात कर लेते हैं। तो गिद्ध के संरक्षण और वृद्धि के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री BNHS के बीच में एक समझौता हुआ। और यह समझौता कब हुआ था, 2006 में किया गया था, 2006 में किया गया था। और इस समझौते में गिद्धों की मृत्यु का कारण बताया गया, और जिसमें डिक्लोफेनेक तथा नॉन स्टीरोइड की बात करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को बताया गया। और ये दवाइयाँ पशुओं को दी जाती हैं, और जिसके वजह से क्या होता है कि जो गिद्ध होते थे वे, देखिए इसमें दरअसल क्या था, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल गिद्धों की मौत हो रही थी ज़बरदस्त, आज भी हो रही है लेकिन अब तो बहुत कम हो गई है। और इनकी प्रजातियां भी देखा जाए तो काफ़ी कम हो गई हैं, इनकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई हैं। लेकिन फिर भी किसके कारण यह मौत हो रही थी गिद्धों की, तो एक जो डिक्लोफेनेक नामक एक जो औषधि चलाई जा रही थी उसको पशुओं को दिया जाता था। और नॉन स्टेरॉइड एक तरीके से यह मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को बताया गया, मतलब एक तरीके से इन दोनों को दवाएं दिया जा रहा था। और जिसकी वजह से पशु खाते थे, और अगर पशुओं की जब कभी मृत्यु हो जाती थी तो उन पशुओं को क्या कर दिया जाता था कि जंगलों में फेंक दिया जाता था। तो उसको उस जो जंगल में फेंक दिया जाता था तो चील या गिद्ध क्या करते थे, वहाँ जाते थे और उन पशुओं को खाते थे। तो उनके कारण उस चीज़ में क्या होता था, जैसे दवा पशु को दिया जाता था, तो जिसके कारण क्या होता था कि पक्षी जब खाते थे तो उनके फेफड़े वगैरह काफ़ी कमज़ोर हो जाते थे, और जिसके कारण गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि गिद्ध संरक्षण परियोजना में क्या किया गया, जो डिक्लोफेनेक नामक जो एक तरीके से दवा दी जाती थी उसको प्रतिबंधित करने की बात कही गई थी। पर्यावरण मंत्रालय ने एक फिल्म द लास्ट फ्लाइट का भी निर्माण किया है, और जिसमें गिद्धों के संरक्षण के लिए सावधान किया है। अगर आप देखना चाहें तो एक फिल्म है द लास्ट फ्लाइट, अगर आप देखना चाहें तो द लास्ट फ्लाइट में गिद्धों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कि गिद्धों के प्रजनन के लिए 4 प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। गिद्धों के प्रजनन के लिए चार निम्नलिखित प्रजनन क्षेत्र स्थापित किया गया है। एक तो जूनागढ़ में, दूसरा भोपाल की बात करते हैं, तीसरा है हैदराबाद, और चौथा है भुवनेश्वर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि गिद्धों के प्रजनन के लिए कितने प्रजनन केंद्र हैं, तो 4 हैं, और चारों के नेम याद रखिएगा। एक तो जूनागढ़ मतलब गुजरात की बात की जा रही है। भोपाल मतलब एक तरीके से भोपाल मतलब मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। हैदराबाद की बात करते हैं, और उसके बाद भुवनेश्वर की बात करते हैं, यानी उड़ीसा की बात करते हैं। तो चारों स्थान का नेम याद रखिएगा, ये आपको एक नंबर हो सकता है दे दें। नेक्स्ट बात करते हैं गैंडा परियोजना की बात करते हैं। तो गैंडा परियोजना जो है, एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार आप केवल वाले प्रश्नों को गलत कर देते हैं, तो थोड़ा कभी कभी ध्यान दे भी लिया करें उस चीज़ को। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में ही पाया जाता है, बिल्कुल हाँ सही है, यह भारत में ही पाया जाता है। और इनके सींग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत भारी कीमत पर एक तरीके से क्या होता है कि बाज़ार में बिक्री होती है, और इनकी बाहरी कीमत भी होती है, क्योंकि इनसे कमोत्तेजक औषधियाँ बनाई जाती हैं। दरअसल क्या होता है कि एक सींग वाले गैंडे की जो सींग होती है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसकी काफ़ी कीमत होती है। और क्यों होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, कामोत्तेजक नामक एक औषधि बनाई जाती है। ठीक है, और इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, इसके सींग के, किसके, एक सींग वाले गेंडे की सींग को। दूसरी बात करते हैं अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में लगातार कमी भी देखी जा रही है। बिल्कुल सही बात है कि इसके वजह से क्या हो रहा है, लगातार अवैध शिकार किए जा रहे हैं, जिसके वजह से लगातार देखा जाए तो कमी भी देखी जा रही है।
और 1987 में क्या किया गया कि गैंडों के संरक्षण के लिए गैंडा परियोजना की भी प्रारंभ किया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1987 में क्या किया गया, गैंडों के संरक्षण के लिए गैंडा परियोजना के भी प्रारंभ किया गया, गैंडा परियोजना भी प्रारंभ की गई। और यहाँ उल्लेखनीय है कि काजीरंगा उद्यान व मानस अभ्यारण्य जो असम में है और जल्दापारा पश्चिम बंगाल गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा उद्यान जो और मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है, असम में है, जहाँ पर एक तरीके से गैंडा पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। और जल्दापारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर भी देखा जाए तो एक तरीके से गैंडों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं या इनके रहने का स्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि सिंह परियोजना के बारे में, गिर सिंह परियोजना के बारे में। तो गिर सिंह परियोजना के बारे में बात करते हैं तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में गिर वन एशियाई सिंह का अकेला अद्वितीय जीवित आवास है। तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में गिर वन एशियाई सिंह का अकेला अद्वितीय जीवित आवास है। यह सिंह सिर्फ गुजरात में ही गिर में पाया जाता है। यह सिंह सिर्फ गुजरात के गिर में वन पाया जाता है और इसे गुजरात की सरकार ने 1972 में शुरू किया गया। तो दरअसल क्या होता है कि इसे गुजरात की सरकार ने 1972 में शुरुआत किया गया था और गुजरात में इसकी शुरुआत की गई थी, कब की गई थी, 1972 में की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं गिर सिंह परियोजना के बारे में। ठीक है, चलिए अगली परियोजना की बात करते हैं तो हंगुल परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो हांगुल परियोजना की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है यूपी टेट का ये है। तो हांगुल जो है एक तरीके से यूरोपियन रेंडियर प्रजाति वाला हिरण है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यूरोपियन रेंडियर प्रजाति वाला हिरण है हांगुल, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यह केवल कश्मीर के दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही बचा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, तो कश्मीर के दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में बचा है यह हिरण, यूरोपियन रेंडियर प्रजाति वाला हिरण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दुनिया के अन्य भागों से यह विलुप्त हो चुका है और इसे IUCN के रेड डेटा बुक में भी प्रविष्ट कर दिया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसके संरक्षण के लिए, इनकी संख्या में प्रसार के लिए क्या किया गया, 1970 में हंगुल परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हंगुल परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1970 में शुरुआत की गई थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह किस लिए जाना जाता है कि यूरोपियन रेंडियर प्रजाति वाले हिरण के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए क्या किया गया, हंगुल परियोजना की शुरुआत की गई। और कब की गई, 1970 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब आइए समझते हैं कि भारत में पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन किए गए हैं और कई बार हमारे एग्जाम में आंदोलन से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चिपको आंदोलन की बात करते हैं। पहला आंदोलन कौन सा है, चिपको आंदोलन है। और इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के चमोली जिले में और गोपेश्वर नामक स्थान पर, जब 1972 में प्रारंभ किया गया था। और जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, तब इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन वर्तमान में इसको ध्यान रखिएगा कि जो इसके बारे में बताया जाता है, तो उत्तराखंड राज्य के चमोली नामक स्थान यानी चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से प्रारंभ किया गया था। और कब किया गया था, 1972 में किया गया, जिसका लक्ष्य था कि वृक्षों का कटाव बंद करना और बाद में इसमें समन्वित रूप से पर्यावरण के सभी आयामों को शामिल करना। और टिहरी में आंदोलन के जनक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। तो कई बार हमारे एग्जाम में चंडी प्रसाद भट्ट को दे दिया जाता है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और चंडी प्रसाद भट्ट को भी याद रखिएगा। वैसे शुरुआत इन्होंने किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा आंदोलन में सक्रिय भूमिका किसने निभाई थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने, और शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। चलिए अगली बात करते हैं, तो अपिको आंदोलन की बात करते हैं। तो अपिको आंदोलन की बात करते हैं तो ये भी चिपको आंदोलन के ही तर्ज पर शुरू किया गया और यह कर्नाटक में शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, कर्नाटक में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो कर्नाटक में। और इसके प्रणेता कौन थे, पांडुरंग हेगड़े थे। तो ध्यान रखिएगा, अपिको आंदोलन के
प्रणेता कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े थे। और अपिको कन्नड़ भाषा में चिपको का पर्याय शब्द है। तो अपिको जो है कन्नड़ भाषा में चिपको का पर्याय शब्द है और इसका मुख्य उद्देश्य वही था कि वनों को रोपण करना और विकास तथा संरक्षण करना। तो अपिको आंदोलन के बारे में इतना 2 बातें याद रखना है। एक तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो कर्नाटक याद रखिएगा। और इसके नेतृत्व या इसके प्रणेता कौन थे या इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े साहब थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें भी चिपको आंदोलन इसका भी मुख्य उद्देश्य था वनों को संरक्षण करना या वनों का विकास करना, इसका भी मुख्य उद्देश्य रहा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करते हैं। तो नर्मदा आंदोलन की बात करते हैं तो नर्मदा घाटी की जैव विविधता को बचाने और मूल आदिवासियों की सांस्कृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए 1985 से मेधा पाटकर के नेतृत्व में यह चलाया गया। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1985 में चलाया गया था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मेधा पाटकर जी कर रहे थे और जिनके साथ अरुंधति राय और बाबा आमटे भी शामिल थे। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन निम्नलिखित में से नहीं थे। तो अगर आपको इन तीनों लोगों का नेम याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे कि कौन नहीं थे। तो 3 कौन थे? जैसे कि 3 लोग कौन थे? जैसे मेधा पाटकर का नेम याद रखिएगा, अरुंधति राय को याद रखिएगा, बाबा आमटे को याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं तो एक वन्य जीव गोद लो योजना की बात करते हैं। तो एक वन्य जीव गोद लो योजना की बात करते हैं। तो मार्च 2008 में उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर में एक वन्य जीव गोद ली योजना की शुरुआत की गई थी। तो एक वन्य जीव गोद लो योजना की शुरुआत कब की गई थी? मार्च 2008 में शुरुआत की गई थी। और कहाँ से? उड़ीसा में। इतना याद रख लीजिएगा तब भी आपका काम हो जाएगा। देखिए इस योजना में क्या कहा गया कि गोद के लिए वन्य जीव का पालन पोषण करना और गोद लेने वाले को एक तरीके से गोद लेने वाले को निर्धारण। देखिए कहा गया कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक जीव को कम से कम गोद ले। ठीक है, तो एक वन्य जीव गोद लो योजना को याद रखिएगा भैया। इस बार के प्रश्न अब मैंने आपको पहले भी बताया, सीटेट ने बहुत कुछ परिवर्तन किया है। परिवर्तन में केवल यही है कि हर दिन परीक्षा अलग अलग होगी तो हर दिन क्वेश्चन भी अलग अलग होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि हर बातों को हमें ध्यान रख के जाना है, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, मैं बार बार इन चीज़ों को आपसे शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। भैया इसको भी याद कर लीजिएगा, एक कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी? तो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, सॉरी, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई थी। और किसने शुरुआत किया था? पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू किया गया था। और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ इसको एक तरीके से इस आंदोलन को चलाया गया था। तो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन को याद रखिएगा। बस इसमें इतना याद रख लीजिएगा कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी? तो महाराष्ट्र में। इस बात को ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। अब आइए बात करते हैं कि तराई आर्क परियोजना। देखिए आज बहुत सारे लोग पहली बार इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तराई आर्क परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो तराई आर्क परियोजना को विश्व वन निधि यानी WWF के सहयोग से हिमालय के तराई क्षेत्रों यानी भारत में शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा तराई आर्क परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो या किसके द्वारा शुरुआत किया गया था या किसके सहयोग से शुरुआत किया गया था? तो WWF के द्वारा या उसके सहयोग से शुरुआत किया गया था। और कहाँ पर? कि हिमालय के तराई क्षेत्र में यानी भारत में ही। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि बाघों का संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए। संवर्धन के लिए उत्तराखंड, बिहार सहित क्षेत्रों में हरित गलियारे का निर्माण किया जाना चाहिए। देखिए इसमें कहा गया कि बाघों के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए कि बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, जैसे कि उत्तराखंड की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में हमें क्या करना चाहिए? हरित गलियारे का निर्माण करना चाहिए, हरित गलियारे का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो इस योजना या इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये रहा, तराई आर्क परियोजना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शांत घाटी परियोजना की बात करते हैं, साइलेंट वैली की बात करते हैं।
तो शांत शांत घाटी जो है केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, शांत घाटी आंदोलन की बात करते हैं तो केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है जो समृद्ध जैव विविधता रखता है, जो समृद्ध जैव विविधता रखता है। और यहाँ पर जल विद्युत परियोजना की स्थापना के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर क्या किया गया, जल विद्युत परियोजना की स्थापना के विरोध में क्या किया गया, आंदोलन प्रारंभ किया गया। और जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को अपना निर्णय बदलकर उसे राष्ट्रीय आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया, उससे राष्ट्रीय घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैत्री आंदोलन की बात करते हैं। मैत्री आंदोलन की बात करते हैं तो मैत्री आंदोलन की बात करते हैं तो उत्तराखंड के निर्वनीकृत की बात करते हैं तो पहाड़ों पर वृक्षारोपण के लिए 1995 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा मैत्री आंदोलन चलाया गया। तो भैया इसको आप लोग याद रखिएगा, 1 नंबर आपको इस वर्ष मिलेगा। मैत्री आंदोलन को याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, उत्तराखंड में हुई थी। इसमें कहा गया कि पहाड़ों पर वृक्षारोपण हमें करना चाहिए, और जब कल्याण सिंह की सरकार थी और कल्याण सिंह रावत के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी, और उन्हीं के सरकार के समय में ऐसा किया भी गया था। और 1995 की बात है, 1995 की बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मैत्री आंदोलन अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ रही 1995, तो मेरा नाम याद रखिएगा कि प्रवीण सर के साथ मेरा संबंध बड़ा अच्छा है, ठीक है, एक तरीके से। तो उनके साथ मैत्री आंदोलन चलाया गया था और कल्याण सिंह रावत को भी ध्यान तो सभी रखते हैं। चलिए आइए बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, क्योटो सम्मेलन की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में, ठीक है। तो इसमें केवल इतना याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटो सम्मेलन की बात करते हैं तो कब शुरुआत की गई थी, 1997 में। और इसमें निर्णय लिया गया कि सन 2008 से 2012 की अवधि में 3 प्रमुख गैसों की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CH4 यानी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O के 1990 के स्तर पर ओजोन परत में उत्सर्जन में देखा जाए तो 5% में हम कमी लाएंगे। देखिए 1997 में एक सम्मेलन किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, और इसमें निर्णय लिया गया कि 2008-12 में कहा गया कि हम क्या करेंगे, 2008 और 12 तक में लगभग क्या करेंगे, 1990 में जितना एक तरीके से कार्बन उत्सर्जन था उससे भी हम 5% कमी लाएंगे। और जो कार्बन उत्सर्जन में 3 मुख्य गैसें हैं, इसमें हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। तो इसमें एक बातें ध्यान रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, 1997 में। और इसमें 3 मुख्य गैसों की बात की गई थी। इस गैसों का नेम याद रख लीजिएगा, इन तीनों गैसों के नेम CO2 CH4 N2O, ठीक है। चलिए बात करते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन की बात करते हैं। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 में किया गया था या 2002 में हुई थी। और इस सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे क्या थे, जल व स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता पर थे। और इसमें गरीबी मिटाने के लिए विश्व में एकजुटता कोष की भी स्थापना की गई। तो गरीबी मिटाने के लिए विश्व एकजुटता की कोष की स्थापना कब की गई, जोहान्सबर्ग सम्मेलन में की गई 2002 में। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है गरीबी मिटाने के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना कब की गई थी, तो 2002 में की गई थी, जब जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था 2000 में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले सम्मेलन की बात करते हैं तो स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में बात करते हैं, 2004 की बात करते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 12 खतरनाक जैव कीटनाशकों और औद्योगिक प्रदूषकों पर रोक लगाने के लिए। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में कहा गया कि जो 12 खतरनाक ऐसे जैव कीटनाशक हैं जो जो एक तरीके से उद्योगों में यूज किया जा रहा है, इन पर हमें निर्णय लेते हैं कि इसे हमें जल्द से जल्द बंद करना है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया या इसलिए यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, ठीक है। तो यह सम्मेलन कब हुआ था, 2005 में, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसमें कहा गया कि विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कम से कम हम 1990 के स्तर तक कमी लाने की यानी कि बात कही गई। तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में हुआ था और ग्रीन हाउस से संबंधित है। इसमें इतना ही याद कर लेंगे कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की बात कही गई थी
मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में। नेक्स्ट बात करते हैं बाली सम्मेलन पूछा जाता है कब हुआ था, तो इसमें केवल आप इतना याद कर लीजिएगा, बाली सम्मेलन हुआ था 2007 में। 2007 में बाली सम्मेलन हुआ था और इसमें भी जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों को सामना करने के लिए क्या किया गया था, बाली सम्मेलन किया गया था, जिसमें कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसों का निर्धारण करेंगे हम और विचार विमर्श भर भी इस पे करेंगे कि इसके उत्सर्जन में दिन पे दिन हम जल्द से जल्द इसमें कमी करेंगे और कमी करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे उनको हम जरूर उठाएंगे। कोपेनहेगन की बात करते हैं, कोपेनहेगन सम्मेलन की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। तो ध्यान रखिएगा कोपेनहेगन सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, 2009 में हुई थी। और कोपेनहेगन कहाँ पर है, डेनमार्क में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया कि वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में सहमति है उसको हम बनाएंगे। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के रोकथाम के लिए कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में किया गया था, ठीक है। और कोपेनहेगन कहाँ पर है, डेनमार्क में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कानकून सम्मेलन कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है, तो 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। कानकून सम्मेलन कब हुआ था, 2010 में। अब आइए बात कर लेते हैं कि रियो+20 की बात करते हैं। तो वर्ष 1992 में यानी 1992 में क्या हुआ, रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट UNCD की बात करते हैं। तो इसके 20 वर्षों के बाद 13 से 22 जून तक 2012 के मध्य ब्राज़ील के इसी शहर में रियो+20 का भी आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में क्या किया गया, इस सम्मेलन में कहा गया कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा गया। तो इस सम्मेलन को क्या कहा गया, जो इसमें केवल इतना याद रख लीजिएगा कि 2012 में जो ब्राज़ील में रियो+20 का आयोजन किया गया था उसे क्या कहा गया, तो उसे कहा गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रियो+20 सम्मेलन में 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे कहा गया कि सतत विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, निर्णयों को मानने और उसे लागू करने के अंतर को हमें कम करना चाहिए। देखिए, हम निर्णय को जितना जल्दी मान लेते हैं उसको लागू करने में भी काफ़ी अंतर लग जाता है। देखते हैं आप कि सरकार बोलती है कि हम जल्द से ऐसा काम करने वाले हैं, लेकिन उसको लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन करने में सरकार कितना समय लगा देती हैं। तो सरकारों को ये कहा गया कि जितना आप कहते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, इस काम को बहुत जल्द करेंगे, तो उसके अंतर को कम करिए, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी करिए, तब सबसे बड़ी बहादुरी होगी कि आप किसी चीज़ को, जैसे योजना लाई जाती है, आप देखते हो कि भारत सरकार हो या विश्व की कोई भी सरकार की बात कर लेते हैं, केवल भारत सरकार ही इसमें नहीं है, विश्व के सारे सरकारों की बात करते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, योजना परियोजना लाते हैं और बोलते हैं कि हमारी डेडलाइन ये है, लेकिन वो योजना परियोजना डेडलाइन से भी काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो कहा गया इस सम्मेलन में कि जितना आप कह रहे हैं उतना कम से कम करने का भी प्रयास करें और नई तथा तेज़ी से उभरती चुनौतियों को हमें सामना करना चाहिए, जो आज दिन पे दिन नई तरीके से आप देख रहे हैं चुनौतियाँ उभर रही हैं, चाहे जलवायु सम्मेलन, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं या किसी अन्य पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की बात करते हैं, तो दिन पे दिन चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। और कहा गया कि हम इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। रियो+20 सम्मेलन में ग्रीन इकोनॉमी को भी अधिक महत्व दिया गया। तो भैया इस बात को याद रखिएगा कि रियो+20 सम्मेलन में ही ग्रीन इकोनॉमी को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन इकोनॉमी को कब ज़्यादा महत्व दिया गया, तो रियो+20 में दिया गया और इसमें पर्यावरण को स्वच्छ रखते हुए समाविष्ट समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, सतत पोषणी विकास तथा गरीबी उन्मूलन का भी उद्देश्य निर्धारित किया गया। तो इतना ज़्यादा आपको डीपली नहीं याद रखना, आपको केवल इतना याद रखना है कि रियो+20 की बात करते हैं तो ग्रीन इकोनॉमी को महत्व दिया गया है इस सम्मेलन में। अगली बात करते हैं तो हरित गृह गैस की बात करते हैं, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट की बात करते हैं। तो वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण के प्रभाव के कारण आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की सतह की प्रतिगामी तापन में हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस या एक तरीके से हरित गृह प्रभाव देख रहे हैं।
देखिए, आप देखते हैं कि वायुमंडल में मानव जनित मतलब हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, उत्सर्जन हो रहा है या ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। और जो ये पृथ्वी की सतह की गर्मी होती है और इसके तापन, आप देखते हैं कि सूर्य की रोशनी जो पड़ती है, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी जो होती है काफ़ी काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और इसके ताप जो होते हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। लेकिन इसके ताप ज़्यादा जो बढ़ जाते हैं, उसी तापन को क्या कहा जाता है कि हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसतन ताप में वृद्धि, वही जो मैं आपसे कह रहा था। तो हरित गृह प्रभाव के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के औसतन जितना मतलब चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा एक तरीके से तापमान में वृद्धि हो रही है। और इसी को क्या कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग कहा गया। अगर आपसे पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि का होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहा गया, या उसी को क्या कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग कहा गया। औद्योगिकीकरण, परिवहन के कारण ग्रीन हाउस यानी कि सॉरी हाँ हरित ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाले गैसों में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मीथेन की वजह से हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है। और मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मुख्य गैसें की बात करते हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, एक तरीके से हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो और एक गैसें जो है पृथ्वी से बाहर जाने वाले दीर्घ दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं और इसमें सर्वाधिक योगदान CO2 का ज़्यादा है। वायुमंडल में देखा जाए तो CO2 का विमोचन जीवाश्मी ईंधन के दहन के रूप में दहन से विद्युत उत्पादन केंद्रों और उद्योगों, खनिज तेल के दहन के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। और हम जब घरेलू लकड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, इसके दहन से भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझ लेते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ अन्य बातों के बारे में, ठीक है। कुछ अन्य बातों के बारे में देख लेते हैं, फिर इसकी अगली क्लास में हम कुछ और भी देखेंगे। तो मुझे लगता है इसकी 3 क्लास बनानी पड़ेगी, 3 घंटे की, ठीक है। तो एक और क्लास या 3 क्लास मान के चलिए। तो मुझे लगता है इस क्लास को अभी यहीं स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए। धन्यवाद।